वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। कल स्ट्रेसेस के टाइप्स रह गए थे, तो चलिए अभी स्ट्रेसेस के टाइप्स कर लेते हैं जल्दी। तो स्ट्रेसेस के 3 टाइप्स होते हैं: टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस ये होता है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। यानी जब आप किसी चीज को खींचना चाहोगे तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, उसे खींचने नहीं देगी। उसी को कहते हैं स्ट्रेस। तो आइए समझते हैं टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। सपोज एक रॉड लेते हैं ए बी, उस पर एक लोड या फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स क्या करेगा? इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। बट बॉडी क्या करेगी कि उसको रेजिस्ट करेगी, उसे खींचने नहीं देगी या उसे टूटने नहीं देगी, डिफॉर्म नहीं होने देगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस से अलग कैसे है? टेंसाइल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस होती है जो बॉडी को डिफॉर्म करना चाहती है। कौन से डायरेक्शन में? जिसमें उसकी लेंथ बढ़ जाए, उस बॉडी की लेंथ बढ़ जाए। जैसे मैंने ये 2 पुल जो लगाए हैं, ये क्या करेगा? बॉडी को खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया? जब बॉडी उस स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगी जिसमें उसकी लेंथ बढ़ रही हो, तो उसी को टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन में यहां देखिए, जब ये फोर्स इस रेजिस्टेंस को ओवर पावर कर देगा, मतलब ये फोर्स इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी की लेंथ बढ़ गई है। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। जैसे हमने यहां लिखा है, ये स्ट्रेन हो गया इप्सिलॉन dl बाय एल। वो क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। चलिए देखते हैं अभी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी जस्ट हमने टेंसाइल स्ट्रेस देखा, उसमें क्या होता है? बॉडी उसको खींचना चाहती है, उसकी लेंथ बढ़ाना चाहती है। बट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ये उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। इसमें क्या होता है? ये जो हमने फोर्स लगाया है, ये क्या करेगा? ये बॉडी को प्रेस करेगा, उसकी लेंथ कम करने की कोशिश करेगा। तो बॉडी का काम है इस फोर्स को अपोज करना, रेजिस्ट करना। वो इसे भी रेजिस्ट करेगा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? जब ये लगाया हुआ लोड बॉडी को कॉम्प्रेस करना चाहे या उसे उसकी लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा हो, तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। इसी रेजिस्टेंस को हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी की लेंथ कम हो जाती है। जैसे समझो ये बॉडी की लेंथ कम हो गई है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन क्या हो गया है? इट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या था? टेंसाइल स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन में क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अभी देखते हैं शियर स्ट्रेसेस। दोस्तों, अभी तक हमने ऐसे स्ट्रेसेस देखे हैं जो अलोंग द एक्सिस लगाए गए हो बॉडी को लोड, उसके वजह से जो क्रिएट हुए हैं स्ट्रेसेस, वो है टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। आपने देखा होगा कि हमने अभी जो 2 एग्जाम्पल लिए, उसमें उसको जो फोर्स लगाए हैं वो उसके अलोंग द एक्सिस लगाए हुए हैं। पर शियर स्ट्रेसेस में क्या होता है? शियर स्ट्रेसेस में फोर्स ये उसके
टेंजेंशियल लगाते हैं, बॉडी के टेंजेंशियली लगाते हैं। चलिए समझते हैं शियर स्ट्रेसेस। एक बॉडी लेते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, उसको फिक्स कर दिए, अभी उसको फोर्स या लोड लगाते हैं टेंजेंशियली दोनों साइड से। तो ये क्या करना चाहेगा, सपोज ये मेरी बॉडी है, मैंने इसको फोर्स लगाया है एक यहाँ और यहाँ, ये इस डायरेक्शन में उसको खींचना चाहेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इससे खींचना चाहेगा, और जो नीचे लगाया हुआ है वो उसे ऐसे खींचना चाहेगा, ऐसे। तो ये हमारी बॉडी रही, इस पे लगाया ये फोर्स दोनों साइड से, ये उसको ऐसे ऐसे खींचना चाहेगा। चलिए एक एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस, और दो पार्ट करते हैं इसके, और इसके जरिए समझते हैं कि शियर स्ट्रेस होता क्या है। ये जी पार्ट है अपना, ये इस पे लगाया हुआ फोर्स, और ये एक्स एक्सिस। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसे मूव करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, बट बॉडी क्या करेगी, उसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन देगा जो उसको खींचने के लिए रोकेगा, उसे खींचने नहीं देगा उसकी उस फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये ऐसा होगा कि नहीं, मैं तुम्हें खींचने नहीं दूंगा। ये जो रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट करती है उसको कहते हैं शियर रेजिस्टेंस। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर रेजिस्टेंस अपॉन शियर एरिया, या जो लगाया हुआ फोर्स है वो इसके इक्वल है। ये फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये जब इक्वल होता है तो बॉडी मूव नहीं होती, वो उसी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं शियर फोर्स या शियर रेजिस्टेंस। और शियर स्ट्रेस ये होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ शियर रेजिस्टेंस टू द एरिया। और शियर स्ट्रेस क्या करता है, शियर स्ट्रेस हमेशा एक बॉडी को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। क्योंकि समझो ये मेरा फोर्स है, मैंने यहाँ और यहाँ लगाया है दोनों साइड, ये बॉडी है, मैंने इसको यहाँ एक फोर्स दिया है और ये ऐसा एक फोर्स दिया है। तो ये क्या करना चाहेगा, बॉडी को ऐसे टिल्ट करना चाहेगा। इनकेस अगर बॉडी नहीं टिल्ट होती है या ये फोर्स इतना बढ़ा देते हैं अपन कि ये बॉडी टूट जाएगी, ये ऐसे टूट जाएगी, यहाँ से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल में देख सकते हैं अपन कि जब ये फोर्स और ये फोर्स इसके रेजिस्टेंस को ओवर पावर कर देता है तो ये कंपोनेंट दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसी को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। अभी देखते हैं शियर स्ट्रेन। समझिए हमने दो फोर्स लगाए हैं एक बॉडी को, एक बॉडी ली है, उसको दो टेंजेंशियल फोर्सेस लगाए हैं, बट अभी क्या होता है कि इस फोर्स की वजह से बॉडी टूटती नहीं, समझो सिर्फ डिफ्लेक्ट हो गई कुछ एंगल से। जैसे ये दिख रहा है कि ये डिफ्लेक्ट हो गई है, ये लेते हैं ए बी सी और डी। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन ए, ये बी, ये सी और ये डी। अभी इस फोर्स की वजह से क्या हो गया कि बॉडी डिफ्लेक्ट हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो ये हो गया A1, ये हो गया B1। उन्होंने एक एंगल में उसको ये कर दिया, टिल्ट कर दिया है। तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन ये होता है कि ये इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि इसने इसको
एक एंगल में मोड़ा है। जैसे ये मेरी बॉडी थी, ये मेरी बॉडी है, इसको इन्होंने एंगुलर टिल्ट किया है। तो इसको कैसे कहते हैं? ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। और हम चेंज इन लेंथ इसी को कंसिडर करते हैं कि ये इसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इसका है चेंज इन लेंथ। और ये जो है, ये इसकी जो हाइट है, इसको कहते हैं एल। तो shear strain क्या होता है? द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर फेस इज कॉल्ड shear strain। जैसे ये हमारी एक पहले बॉडी थी, हमने उसको फिक्स करके रखा है, दो टेंजेंशियल फोर्सेस लगाए। इन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि बॉडी टिल्ट हो गई। बॉडी जो पहले 90 डिग्री में थी, उसने इसको टिल्ट कर दिया एक एंगल में। समझिए ये एंगल है फाई। तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिस एंगल में इन्होंने इसको टिल्ट कर दिया, उसकी जो लेंथ है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। और जो उसका लोअर फेस से अपर फेस तक का जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं हाइट। तो shear strain क्या हो गया? जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिवाइडेड बाय जो उसका डिस्टेंस था लोअर फेस से अपर फेस तक का, ये इसको कहते हैं shear strain। अभी समझते हैं दोस्तों इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इलास्टिक लिमिट? हमने बहुत बार सुना है, हमने भी देखा है कि इलास्टिक लिमिट हम बहुत बार यूज करते हैं। क्या होता है इलास्टिक लिमिट? कैसे कहते हैं अपन कि मटेरियल इलास्टिक है? चलिए समझते हैं। समझिए एक बॉडी ली हमने, इसके जरिए समझते हैं। एक बॉडी ली और इसको हम लोड लगाते हैं। तो लोड लगाने से क्या होता है कि बॉडी इलोंगेट हो जाती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, इलोंगेट हो गई। तो अभी ये इलोंगेट हो गई, ठीक है, हमने जैसे फोर्स निकाल दिया तो ये बॉडी फिर से उसकी साइज और शेप रिगेन कर लेगी। बट ये कब तक पॉसिबल है कि ये बॉडी अपनी ये लोड लगाते जाएगा और ये बॉडी अपनी डिफॉर्म होते जाएगा, इलोंगेट होते जाएगा, और जैसे ही ये लोड हटाए ये बॉडी फिर से अपनी शेप और साइज रिगेन कर लेगी। ये कब तक पॉसिबल है? तो एक ऐसी स्टेज रहती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उसी लिमिट तक ये फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी साइज और शेप रिगेन कर सकती है। अगर उस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा ये फोर्स लगाए तो बॉडी वापस अपनी साइज और शेप रिगेन नहीं करेगी, वो उतनी ही इलोंगेट रहेगी जितनी फोर्स लगाने के बाद वो थी। तो इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अभी देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? तो when a material is loaded within elastic limit, the ratio of stress to corresponding strain is constant। अब क्या मतलब है इसका? जब भी हम इलास्टिक लिमिट के दायरे में मटेरियल को लोड करते हैं तो उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे ही हुक्स लॉ कहते हैं। और जो कांस्टेंट रहता है उसी को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये ई होता क्या? ई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब हुक्स लॉ कहता है कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बट कब तक?
within elastic limit, within elastic limit। अभी समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अभी समझो मुझे डीएल निकालना है या चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू एल। ठीक है, अभी स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, अगर हम ये ई को इधर ले तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, तो डीएल क्या होगा, डीएल इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई यंग्स मॉडुलस इनटू एल। ठीक है, नाउ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा या स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, दैट इज पी बाय ए। चलिए इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो डीएल क्या होगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ई। ये भी एक फॉर्मूला है दोस्तों चेंज इन लेंथ निकालने का। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया चेंज इन लेंथ का। अभी दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट्स कौन कौन से यूज करते हैं स्ट्रेस के लिए, क्योंकि यूनिट्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यूनिट्स जानेंगे अगले लेक्चर में, और साथ ही ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप सभी ने सुना होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।